देश की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के प्रमुख बनने तक भारत के भविष्य को आकार देने वाले आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया, लेकिन कभी भी खुद को सुर्खियों में नहीं आने दिया। ये व्यक्ति थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना करने वाले RN काओ। ये कहानी है रामेश्वर नाथ काओ की। RN काओ को ही रॉ का जनक बोला जाता है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो अतीत में छाया में रहकर भारत की ढाल बने रहे। बांग्लादेश की आजादी से लेकर सिक्किम के भारत में विलय तक RN काओ ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और इन सारे ऑपरेशंस में भारत के भविष्य को आकार दिया। तो आज हम बात करेंगे कैसे एक साधारण सा पुलिस अधिकारी देश की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी का प्रमुख बना। शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से जानते हुए चलेंगे और सीधा RN काओ की रॉ में एंट्री की कहानी को जानेंगे। RN काओ का जन्म होता है 10 मई 1918 को बनारस में। इनके पिता इनके जन्म के कुछ ही समय बाद कलेक्टर बन जाते हैं और महज 29 साल की उम्र में इनके पिता का निधन हो जाता है और तब RN काओ की उम्र होती है महज 5 साल। देखिए, इसके बाद इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। महज 10 से 12 साल की उम्र में आते आते इनका वजन 54 किलो पहुंच गया था और इसी की वजह से RN काओ की काफी रैगिंग हुआ करती थी। RN काओ के सरनेम की वजह से और साथ में वजन ज्यादा होने की वजह से स्कूल के लड़के, इनके दोस्त इनकी मजाक बनाने लगे थे और ये सब हो रहा था जब वे गुजरात में रह रहे थे। इसके बाद इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट होता है। मुंबई में ये अपने अंकल त्रिलोकीनाथ काओ के यहाँ रहते हैं और इनका दाखिला होता है विले पार्ले के रामकृष्ण स्कूल में। देखिए, यहाँ पर पढ़ाई के दौरान ये योग सीखने लगते हैं और इसी योग के कारण इनका वजन काबू में आने लगता है। इसके बाद RN काओ लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA करते हैं। देखिए, इसके बाद ये लॉ की डिग्री करने निकल जाते हैं। देखिए, इसी बीच इनकी मुलाकात कॉलेज के अंदर PN हक्सर से होती है और ये PN हक्सर वही शख्स हैं जो बाद में जाके इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव बनने वाले हैं। देखिए, PN हक्सर और RN काओ बाद में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में साथ में काम करते हैं। साल 1940 आ जाता है और इनका सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और पुलिस में अधिकतर ब्रिटिश लोगों का चयन हुआ करता था। देखिए, इसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग होती है लखीमपुर खीरी में। देखिए, यहाँ पर ये 7 साल नौकरी करते हैं और इसके बाद RN काओ की पोस्टिंग होती है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। देखिए, तब IB के डायरेक्टर संजीव पिल्लई थे और ये IB के डायरेक्टर बनने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, इसके बाद ये पद भोलानाथ मलिक संभालते हैं और यही वो शख्स थे जिन्होंने RN काओ को PM नेहरू की सिक्योरिटी इंचार्ज का काम दिया था। देखिए, बाद में RN काओ डिप्टी डायरेक्टर होने के साथ साथ विदेशी मेहमानों के सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार बनते हैं। अब साल 1961 आ जाता है। उस समय एलिजाबेथ भारत के दौरे पर थी और लोगों का जब वो अभिवादन कर रही थी तब उनके पास एक चीज उड़कर आती है और RN काओ ने पलक झपकते ही उस चीज को कैच कर लिया था और इसके बाद से ही वे गुड बुक्स में आ चुके थे। इसके बाद RN काओ विदेशी यात्राओं में जवाहरलाल नेहरू के साथ सफर करना शुरू करते हैं। देखिए, इससे RN काओ को बहुत फायदा होता है। विदेशी डिप्लोमेट से उनकी नजदीकियां और मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। RN काओ के बारे में साल 1955 का एक केस बहुत मशहूर है। साल 1955 में इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना था और ये उन देशों का सम्मेलन था जो किसी भी गुट में नहीं थे। देखिए, उस समय खासकर 2 गुट बने हुए थे। एक तो था USSR का गुट और दूसरा था USA का गुट। ये उन देशों के बीच में होनी थी जो किसी भी गुट को बिलोंग नहीं करते थे। ये वो दौर था जब नारे लगाए जाते थे हिंदी चीनी भाई भाई के और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले देशों में से भारत और चीन भी एक थे। देखिए, यहीं पर चीन के प्रधानमंत्री झू इनलाई को चाइना से इंडोनेशिया ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने एक खास विमान भेजा था। देखिए, लॉकहीड मार्टिन का एक एयरक्राफ्ट हुआ करता था। देखिए, जो प्लेन झू इनलाई को इंडोनेशिया लेकर जाने वाला था उस प्लेन का नाम था कश्मीरी प्रिंसेस। जो प्लेन झू इनलाई को इंडोनेशिया लेकर जाने वाला था उस प्लेन का नाम था कश्मीर प्रिंसेस। देखिए, 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस
साउथ चाइना सी में क्रैश हो जाता है और इस घटना में भारत और चीन के कई नागरिक मारे जाते हैं। देखिए, प्लेन भारत का था जो कि अमेरिकन मेड था और इस प्लेन ने हांगकांग से टेक ऑफ किया था, जिसका कंट्रोल उस समय ब्रिटेन के पास हुआ करता था। देखिए, प्लेन में सवार थे भारतीय और चीनी नागरिक और प्लेन क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में। इसका मतलब था इस केस में कुल 5 देश जुड़ चुके थे और इन 5 देशों की एजेंसियां भी इनके साथ जुड़ चुकी थी, क्योंकि इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री यात्रा करने वाले थे। और ऐसे में इतनी बड़ी चूक हो जाने के बाद भारत की तरफ से इसकी पूरी तहकीकात करने के लिए आरएन काऊ को भेजा जाता है। देखिए, काऊ उन दिनों आईबी में हुआ करते थे। इसके साथ ही इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में ये उनका पहला केस था। हांगकांग पहुंचकर काऊ ने अपनी तहकीकात शुरू की। देखिए, जांच में ये बात सामने आई कि प्लेन को उड़ाने की कोशिश ताइवान की सरकार ने की थी और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद काऊ वापस लौट जाते हैं। देखिए, इसके बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध होने लगता है, जिसमें भारत की हार हो जाती है और इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होने लगती है और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग शुरू हो जाती है। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना भारत के बहुत सारे शहरों और भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाती है। देखिए, 1962 में चाइना वॉर और 1965 में हुए पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत को ये बात समझ में आने लगी थी कि भारत के पास कोई ऐसी एजेंसी होना बहुत जरूरी है जो कि भारत के बाहर भी डील कर सके, क्योंकि उस समय जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसका नाम था आईबी और वो केवल भारत के इंटरनल मुद्दों को ही देखती थी। देखिए, यहाँ पर भारत का सीधा मानना था कि जंग केवल मैदानों पर नहीं लड़ी जाती है, जंग चलती है मैदानों के बाहर, दिमाग के अंदर। देखिए, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे दुश्मन की इंफॉर्मेशन गैदर करना, सही समय पर सही रणनीति बनाना और इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी की सख्त जरूरत थी। फिर साल 1968 में स्थापना होती है रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की और इसके पहले डायरेक्टर बनाए जाते हैं आरएन काऊ। देखिए, इसके ठीक 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार भारत के पास थी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। आरएन काऊ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें पहले से पता लग जाता था कि पाकिस्तान भारत पर कब हमला करने वाला है। उस समय रॉ ने पाकिस्तान के कई हवाई हमले की खुफिया जानकारी को इंटरसेप्ट किया था। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने का प्लान भी पर्दे के पीछे से रॉ द्वारा चलाया जा रहा था। देखिए, बांग्लादेश के अंदर सामने तो थी इंडियन मिलिट्री, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा काम कर रही थी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ ने उस समय 1 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को भारत में ट्रेनिंग दी थी। देखिए, काऊ को बांग्लादेश का आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के डायरेक्शन में रॉ को उसमें पता था कि पूर्वी पाकिस्तान में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। मुक्ति वाहिनी और मुजीब वाहिनी को ट्रेन करने के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक्स नेटवर्क बनाए रखे और इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बयानों को बनाने और संगठित करने का काम रॉ के पास था और उस समय काऊ रॉ को लीड कर रहे थे। देखिए, 1996 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो तब आरएन काऊ उसी हॉल में सबसे लास्ट की कुर्सी में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति उन्हें पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने बांग्लादेश को आर्किटेक्ट किया है, आपको तो बिल्कुल आगे होना चाहिए। इस बात पर आरएन काऊ मुस्कुरा देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। देखिए, इससे पता चलता है कि काऊ को कभी भी अटेंशन और वाहवाही की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना के बाद आरएन काऊ के पास एक अगला मिशन आता है। मिशन था सिक्किम का भारत में विलय करवाना। देखिए, आजादी के वक्त सिक्किम एक रियासत हुआ करती थी और सिक्किम पर चाइना की नजर थी। इसके साथ ही यूएस भी इस मामले में बहुत इंटरेस्ट रखता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार भारत पर दबाव बनाया जाता था। देखिए, इंदिरा गांधी के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आरएन काऊ से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। रॉ में जॉइंट डायरेक्टर थे पीएन बनर्जी। ये सिर्फ 4 दिनों में एक प्लान तैयार करते हैं
और आर्यन काऊ उस प्लान को इंदिरा गांधी को दे देते हैं। सिक्किम के अंदर चोग्याल राजवंश को धीरे धीरे कमजोर किया जाएगा। इसके लिए सिक्किम की लोकल पार्टियों की मदद ली जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही राजशाही के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का एक राज्य बन जाता है। देखिए, रॉ ने इसके लिए सिक्किम के राजा चोग्याल के खिलाफ प्रदर्शनों को बढ़वाया था, राजनीतिक दलों का समर्थन किया था। इसके साथ ही रॉ ने जनमत संग्रह की योजना भी बनाई थी और ये सब कुछ उस प्लान का हिस्सा था। 9 सालों तक रॉ को सर्व करने के बाद 1977 में आर्यन काऊ रॉ से इस्तीफा दे देते हैं। उसमें मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आ चुकी थी, जो पहले ही इंदिरा गांधी पे आरोप लगा रहे थे कि वे अपनी विरोधियों की जासूसी करवाती हैं और काऊ पर इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की मदद करने का आरोप भी लग रहा था। लेकिन इसके बाद होने वाली जांचों में वे बेकसूर पाए गए। देखिए, रिटायरमेंट के बाद साल 1981 में इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। इसके साथ ही आर्यन काऊ ने भविष्य में सिक्योरिटी की चिंताओं से मुक्त होने के लिए पॉलिसी एंड रिसर्च स्टाफ की नींव रखी। देखिए, एक थिंक टैंक था और इसका काम था सरकारों को सलाह देना। देखिए, रिटायरमेंट के कई सालों तक आर्यन काऊ एक्टिव रहे, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस से हमेशा वे बचते रहे। पब्लिक की अटेंशन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका काम करने का तरीका हमेशा पर्दे के पीछे से था। देखिए, 1986 में एनएसजी की स्थापना की जाती है। इसमें काऊ की अहम भूमिका रही। देखिए, 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी डीजीएसई के प्रमुख से जब ये पूछा जाता है 70 के दशक के 5 दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया प्रमुखों के नाम बताइए, तो उन्होंने उन 5 नामों में आर्यन काऊ का भी नाम लिया था। देखिए, आर्यन काऊ अपने छोटे भाई श्याम सुंदर काऊ के साथ दिल्ली में रहने लगे थे और अपने भाई के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था। देखिए, जब उनके भाई की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, तब ही काऊ भी बीमार पड़ गए। 20 जनवरी 2002 को आर्यन काऊ ने आखिरी सांस ली। अपने आखिरी समय में उन्होंने कुछ टेप रिकॉर्ड किए थे। इसके साथ ही उनके पास कुछ खुफिया फाइलें थी जो कि बांग्लादेश बनने और इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी जानकारियों के संबंध में थी। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि साल 2025 से पहले ये फाइलें पढ़ी नहीं जाएं और ये सारे रिकॉर्ड आज भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में मौजूद है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।